सज्जन के विवादित बोल, दिग्गे ने ट्वीट कर आफत ली मोल। चुनाव से पहले कांग्रेस का सेल्फ गोल। अब इसे इत्तेफाक कहें या कांग्रेस की भूल, जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस के नेता कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी कीमत पूरी पार्टी को भुगतना पड़ती है। उदाहरण के तौर पर 2020 में हुए उपचुनाव को ले लीजिए। कमलनाथ का आइटम वाला बयान तो आपको याद ही होगा। इसका नतीजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। अब पंचायत और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने जिन्ना को साहब कहकर संबोधित किया, जिसके बाद उनकी और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अब वो बयान भी सुन लीजिए। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब, और ये पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सज्जन के इस बयान के बाद कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने की रही सही कसर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके पूरी कर दी। उन्होंने एक हैंडपंप वाली फोटो शेयर कर इसे बीजेपी का विकास मॉडल बताया, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो फोटो पोस्ट की गई वो झारखंड की है। अब बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस ने उसे घेरने का मुद्दा दे दिया है। तो बीजेपी ने सज्जन के बयान और दिग्विजय सिंह के ट्वीट मामले को भुनाने में देरी नहीं की। बीजेपी ने एक के बाद एक कांग्रेस पर हमले किए। इनका टेंडर है ये, तो उस टेंडर की कीमत चुकाते हैं लोग। कभी पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, कभी पाकिस्तान को अच्छा बताएंगे। मिस्टर बंटाधार नंबर 1 बनने तो इस मध्य प्रदेश का बंटाधार किया ही था, लेकिन दुर्भाग्य है, जो मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मिस्टर बंटाधार 2 भी कमलनाथ घोषित हो गए। झूठ बोलने पर जैसे दिग्विजय सिंह बोलते हैं, वैसे ये भी झूठ बोलने पर उतारी हो गए। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। कुछ सामाजिक संस्कार होते हैं, कुछ राजनीतिक संस्कार होते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी उस पर भी राजनीति ढूंढती है, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करती है, तो इस मध्य प्रदेश में उस परंपरा को कभी भी जायज़ नहीं माना गया है। यहाँ स्वस्थ राजनीतिक परंपरा रही है। यहाँ कभी भी जो वैमनस्यता का वातावरण आज दिखाई दे रहा है, वो इस मध्य प्रदेश में कभी प्रतिबिंबित नहीं होता था। कुल मिलाकर चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस में सेल्फ गोल वाली स्थिति बनती दिख रही है। या यूं समझें कि बीजेपी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस ने उल्टा ही उसे खुला ऑफर दे दिया है, जिसे बीजेपी किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। हालांकि अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस नेताओं को चुनाव के वक्त ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो कांग्रेस को चुनाव में इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस है कि मानती नहीं। जी हां, कांग्रेस नेताओं के बयान और उनके ट्वीट पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। यह पहली बार नहीं हुआ। चुनाव के वक्त कांग्रेस नेताओं की लापरवाही की कीमत पार्टी को चुकानी पड़ रही। सज्जन सिंह के हालिया बयान को ही ले लीजिए, जिन्ना को साहब कहना अब उन्हें भारी पड़ रहा। तो दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सियासत गर्म है। बीजेपी दोनों ही नेताओं को निशाने पर लेकर पंचायत चुनाव में इसे बुनाने में जुटी है। ऐसे सवाल बड़े खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस बार बार सेल्फ गोल क्यों कर देती है और इसका मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता। बात यही नहीं है। यदि आप टटोलेंगे इतिहास को तो फिर ऐसे बहुत सारे बयान देखने को मिल जाएंगे। आप गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश के साथ कई राज्यों में आप पहुंच जाइए, चुनाव का वो दौर याद कीजिएगा। और जब कभी चुनाव आ जाए और ऐसे में कोई गलती कांग्रेस कर बैठे तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लपकने में देर नहीं करती है। अब इन्हीं सब चीज़ों को मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन क्या इन मुद्दों का लाभ चुनाव में बीजेपी को मिलेगा? समझते हैं इसी को। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। मृणाल पंत जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। मृणाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी से ही मैं बात करूंगा। सर, ये पहली बार तो हुआ नहीं है जब इस तरह के बयान, हम यदि गुजरात का वो याद करें, जब एक बयान ने पूरी सरकार की वापसी कर दी थी और उसको मुद्दा बना लिया था नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद फिर हम ग्वालियर की बात कर ले, या कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसी बातें आती रहती है। एक बार फिर जिन्ना को साहब कहना, क्या ऐसे दौर में जब नगरीय निकाय के चुनाव भी सामने हैं, पंचायत के चुनाव भी, जबरन का एक मुद्दा बीजेपी को मिल रहा? देखिए, कोई भी बयान हो, यदि कांग्रेस के नेता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में को ध्यान में रखकर बयान देंगे तो संबोधन वो अपने आप बेहतर कर सकते हैं कि उन्हें किस व्यक्ति को किस
बात को लेकर संबोधित करना है। देखिए, अभी जो पिछले दिनों का जिस तरह का राजनीतिक माहौल, आप गुजरात को छोड़ दीजिए, जिस परिप्रेक्ष्य में आप गुजरात की बात कर रहे थे, वो एक बयान बहुत सारा वहाँ के राजनीतिक स्थितियों को बदलने के लिए काफ़ी था। लेकिन हर बार हर बयान आपको लाभ दे भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को, ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि बयान जो है कितना आपके लिए ध्रुवीकरण कर सकता है, ये इस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि अब ये इतनी बार ध्रुवीकरण की कोशिश अलग अलग तरीके से हो चुकी है कि मुझे लगता है कोई बयान की ज़रूरत इस प्रदेश में या इस देश में है नहीं कि कोई नया बयान देंगे तो कांग्रेस को डैमेज हो जाएगा। इतनी डैमेज कांग्रेस हो चुकी है और उसे पता है कि जो पोलराइजेशन होता है तो उसके वो लाभ वाला होता है या नुकसान वाला होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर ये जो बयान है जिसका हम भी जिक्र कर रहे हैं, ठीक है इसका लाभ नुकसान, पर कांग्रेस गलती कहाँ कर बैठती है? क्या चुनाव से पहले या थोड़ा सा एक समझदारी या जरूरत नहीं है इन चीज़ों की कि बोलने से पहले समझ लिया जाए? कांग्रेस भी मनोज जी राजनीतिक दल है जी, उसका भी एक अपना कैलकुलेशन होता है कि उसे कहाँ किस मौके पर क्या चीज़ कहना है, उसका भी एक टारगेट वोटर होता है। आपके हमारे जो है के देखने से या उससे वो कोई भी राजनीतिक दल हो वो तय नहीं करता, वो उसका अपना वो है। और कांग्रेस जो पार्टी है उसमें जो जिस तरह से बातचीत को लेकर उनके खुलापन है, ये बयान को लेकर उनको कोई लाइन तो तय होती नहीं है कि हमको ये बयान देना है और ये बयान नहीं देना है। अब देखिए, इसके बावजूद मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी ना, वो किसी भी कारण से गिरी हो, लेकिन कांग्रेस ने वापसी की, 15 साल बाद वापसी की और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। यही दिग्विजय सिंह थे जिन्होंने भी जी लगाया था। तो ये सब बयान वोटर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये जब चुनाव होता है, चुनाव में जाते हैं, कितना बड़ा मुद्दा बनते हैं और कितना गंभीर मुद्दा बनते हैं, ये उस पर भी निर्भर करता है। जी मृणाल जी, ये जो बयान दिखाई दे रहा है, अब इसके पीछे, हालांकि वो एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे, कई बार ये भी कहा जाता है कि जुबान फिसल गई, कहना कुछ चाह रहे थे और किल कुछ जाता है, तो उसको लेकर भी एक बयान सामने आ जाता है। लेकिन इस बयान को कांग्रेस किस तरह ले रही? भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लगता है कि उसको एक मुद्दा मिल गया। मनोज जी, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए मुद्दा यह है कि किसी के नाम के आगे साहब क्यों लगा दिया गया। मुद्दा तो ये होना चाहिए था कि सूरत में जिसे स्मार्ट सिटी बनाया गया है, वहां पे बिल्डिंग डेवलपमेंट परमिशन के 7,500 रुपए 1,000 स्क्वायर फीट के लिए जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंदौर में उसी स्मार्ट सिटी के नाम पे उसी बिल्डिंग परमिशन के 10 लाख रुपए लेकर लोगों पर डाका डाल रही है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनकी चिंता तो ये होना चाहिए कि भारी गर्मी में नगरीय निकायों में और स्थायी निकायों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, और इस पीने के पानी की वो सुविधाएं कैसे करेंगे। नर्मदा की जो लाइनें डाली गई थी वो फूट रही हैं, जल की जो योजनाएं अलग अलग नगर निगमों में चलाई गई थी वो या तो बंद है या केवल घोषणाएं हुई थी या उन पर काम ही नहीं हो रहा। लेकिन उनके लिए मुद्दा यह है कि किसी के नाम के आगे साहब क्यों लग गया। मनोज जी, आपका बड़ा सम्मानित चैनल जी, भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के अर्थहीन मुद्दों को मुद्दा बनाएं, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आपका सम्मानीय चैनल जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करे, बहस करे। वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। उससे नीचे वैचारिक जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो आप आएंगे, चर्चा करेंगे तो सभी तरह की मृणाल जी चर्चा होगी, लेकिन कई बार ऐसे बयान सामने आ जाते हैं। अब ये यदि भारत को आज़ादी जवाहरलाल नेहरू ने दिलाई, जिनका उन्होंने नाम लिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई या आज़ाद का नाम उन्होंने लिया, उनके साथ आप यदि जिन्ना का नाम जोड़ देते जिन्होंने भारत का विभाजन किया, तो एक मौका तो मिल ही जाता है बोलने का और फिर चर्चा भी होना चाहिए उस पर। बहुत अच्छा सवाल किया मनोज जी, मुझे पूरा समय दीजिएगा उसका उत्तर देने के लिए। अगर जिन्ना के नाम पर इस तरह आपत्ति है तो हमको आपत्ति करनी पड़ेगी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अब मेरे आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि जी लगाओ कि नहीं, कि जिस तरह से जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया, ऐसे उस समय आरएसएस और हिंदू महासभा ने भी देश को तोड़ने की वकालत की। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकते साथ, देश को तोड़ने के ये दो दोषी हैं। उस दौर में जब पूरा हिंदुस्तान भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तब इन्हीं जिन्ना को साहब बनाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जब वो मुस्लिम लीग की सरकार में गृह मंत्री साहब बनकर शामिल हुए थे। और उस मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की संयुक्त सरकार का मुख्यमंत्री जानते हैं कौन था?
मुस्लिम लीग का वो आदमी जिसने मुस्लिम लीग के सम्मेलन में अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश करा के उसको पास किया था, उसके नीचे गृह मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्यों बन गए? फिर तो सवाल ये भी उठता है कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आगे जी क्यों लगाएं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज के वाइसराय को ये कहते हैं, पूरी बात आखिरी बात है, इसको जरूर कहिए अपने बात कर लीजिए आखिरी जी, कि उनके नाम के आगे जी क्यों लगाएं कि उन्होंने उस समय अंग्रेज वाइसराय को ये पत्र लिखा कि इस आंदोलन को यानी स्वतंत्रता के भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, और उनकी राय को मानते हुए अंग्रेजों की सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पे लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, 1000 राष्ट्रभक्त शहीद हुए। तो 1000 क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को शहीद करने वाले व्यक्ति की फोटो भारतीय जनता पार्टी अपने चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, हो गई आपकी बात पूरी हो गई ना जवाब। हाँ, उनके नाम के आगे जी क्यों लगाया जाए, उनकी क्यों पूजा की जाए, उन्हें भारत के इतिहास से विस्मृत क्यों नहीं कर दिया जाए, ये सारे सवाल हैं। चलिए आप सुन लीजिए दुर्गेश जी, मुद्दे बहुत है, लेकिन क्या ऐसे मुद्दों की जरूरत है? देखिए मनोज जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं अभी बात कर रहे थे, अनेक उन्होंने बातें रखी, पर जो आज का विषय है उस पर वो बात नहीं कर पाए। ये क्यों कांग्रेस के लोग ही हैं जो आतंकवादियों को जी कहते हैं? ये क्यों कांग्रेस के लोग हैं जो हाफिज को हाफिज साहब कहते हैं? ये वही लोग हैं जो जाकिर नायक को शांति का दूत बताते हैं। और अब ये सज्जन सिंह वर्मा चले तो क्या सज्जन कहूँ या दुर्जन कहूँ मैं उनको, ये निश्चित रूप से तय करना पड़ेगा। पर जिस सज्जन सिंह वर्मा जी ने कल जिन्ना को साहब का, ये हमारे प्रवक्ता साथी मृणाल जी अभी तो 1000 लोगों की बात कर रहे हैं, पर जो विश्व का सबसे विभत्स विभाजन हुआ, जिसमें पूरी की पूरी ट्रेनें लाशों से भरी आती थी, उस पर ये शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि विभाजन के दोषी अगर कोई हैं तो ये और ये जिन्ना जी हैं। सुन लीजिए जो जिन्ना की जो बातें ये कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे वकालत कर रहे हैं जिसकी। और रही बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की जो बात कर रहे हैं, अगर प्रदेश की चिंता, अगर प्रदेश की 8 करोड़ जनता की चिंता की जो बात की जानी चाहिए मृणाल जी, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, दल है, जिसके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी हैं। जब कोरोना काल था तब आप फेसबुक के किसी कोने में बैठ के फेसबुक पे पोस्ट लिखने में व्यस्त थे, कहीं आपके नेता ट्विटर पे ट्वीट करने में व्यस्त थे। उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को हिदायत दी, आह्वान किया कि इस कोरोना, इस आपदा काल में हमें जनता की सेवा करनी है। और वो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जिन्होंने लोगों को पानी, भोजन तो मुहैया ही कराया, चरण पादुका और जितने यहाँ से प्रवासी मजदूर निकले उनकी सेवा करने के लिए पूरे संगठन को नीचे उतर जाने के लिए कहा। हमारे ही मंत्री थे, हमारे ही मुख्यमंत्री थे, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर जिस समय लोगों का परिवार छोड़, पूरी बात आ जान दीजिए मनोज जी, मैं भी हमने भी इनकी बातें नहीं, तो इनको बता दूं, ये बोल रहे हैं कि इनको विषय से विषय की बातें, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री जी भी हमारे और हमारे मंत्रीगण भी इस आपदा के काल में जब लोगों ने अपने लोगों को छोड़ दिया था, तब पीपी किट पहनकर भी उनका ढांढस बंधाने का काम, उनको उनके साथ उनको ताकत देने का काम अगर किया तो हमारे संगठन ने किया, इसलिए हम उस संगठन के कार्यकर्ता हैं। और रही बात, आप विषयों की बात कर रहे हैं, ये क्या सज्जन सिंह वर्मा को हमने कहा जाके कि जिन्ना को साहब कह के आ जाओ, या दिग्विजय सिंह जी को हमने कहा कि जो आप एक दिग्विजय सिंह तो गलती करके डिलीट कर देते हैं, पर गलती एक बार मानी जाती है मनोज जी, अगर दूसरी बार अगर आप दोहराते हो तो उसको शातिर दिमाग की उपज कहते हैं। अगर आपके मन में ही इस चीज की सांप्रदायिकता है कि कैसे भी करके आदमी को ठेस, उनके भावनाओं से खिलवाड़ करे, तो ये दिग्विजय सिंह जी सदैव ये कार्य करते आए हैं। बार बार गलती होती है, और गलती होती है तो मौका मिलता है दिनेश जी, लेकिन सवाल यही है कि गलती तो हो रही है, अब वो गलती को भारतीय जनता पार्टी किस तरफ ले जाएगी। अब यदि हम इतिहास को टटोलने बैठेंगे, जिन्ना की बात आएगी, तो जैसा मैंने कहा कि भारत का विभाजन तो फिर जिन्ना ने कराया था, फिर उस तरफ भी चीज़ें चली जाएंगी। लेकिन इन सब से नगर निगम या नगरीय निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव को क्या लेना देना? देखिए, ये मुद्दे चुनाव के होते भी नहीं है। यदि आप चुनाव के बाद देखेंगे कि क्या हर जगह ये मुद्दा असरकारक रहा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर चुनाव में होते हैं। जब चुनावी राजनीति होती है तो उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जब आप नगरीय निकाय के चुनाव में जाएंगे तो आपको ग्वालियर का मुद्दा अलग दिखेगा, इंदौर का मुद्दा अलग दिखेगा। यदि 3 साल से नगरीय निकाय में प्रशासक बैठे हुए हैं
वहाँ यदि जनता परेशान होगी तो एंटी इनकम्बेंसी किसे भुगतनी है? सरकार को भुगतनी है। भले ही आप वहाँ कोई चुना हुआ प्रतिनिधि ना हो, वो मुद्दे जनता के होते हैं, जनता अपने हिसाब से उन मुद्दों को तय करती है। राजनेता के बयान जो है बहुत ज़्यादा उस वक्त नहीं होते। लोकल लेवल के चुनाव में हम देखेंगे ना कि वो उतने असरकारक नहीं होते। यदि राष्ट्रीय स्तर पर जब सर्जिकल स्ट्राइक असरकारक होती है तो ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरह नहीं है कि नगरीय निकाय में सज्जन वर्मा का एक बयान जो है वो बिल्कुल कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। तो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा तो उसकी संगठनात्मक यदि कोई रणनीतिक चूक होगी तो वो होगी, जैसा कि कांग्रेस में हमेशा होता रहा है कि उम्मीदवारों का चयन कई बार वो गलत कर देते हैं तो उसके कारण वो हार जाते हैं। लेकिन हम जो है केवल बयानों में उनकी पराजय या उनकी सफलता को नहीं देख सकते, बहुत सारे फैक्टर हैं जो चुनाव में असरकारक होते हैं। जी मृणाल जी, दो मुद्दे हैं। एक तो वो भी है कि जिसमें उन्होंने अपना बयान दिया और उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया। दूसरा एक ये भी है कि एक ट्वीट दिग्विजय सिंह जी करते हैं और उसमें एक हेडपंप लगा हुआ ये, और कहीं जहाँ भी कहा, हालांकि उसमें कहीं मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं है जितना हमने उस ट्वीट को पढ़ा, लेकिन इशारा सीधी सी बात है कि जब रेत की बात हो रही है, रेत खनन की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश की तरफ इशारा होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो जो हेडपंप है, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा, वो कहीं झारखंड या कहीं और का कभी किसी ने ट्वीट किया होगा, वही वीडियो है, वही फोटो है। वो भी दूसरी तीसरी बार ऐसा देखने को मिल रहा है। तो आजकल जो ट्विटर की दुनिया चल रही है, जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, ये सोशल मीडिया के दौर में क्या दूसरे फोटो डाइवर्ट हो जाते हैं और एक नया मुद्दा आप दे देते हैं? मुद्दे दो तरह के हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। मनीष जी, ये दिग्विजय सिंह जी ने बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में खनन माफिया ने प्रकृति माँ का किस तरह का हाल कर दिया, और ये रातों रात नहीं हुआ है। पिछली जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और दिग्विजय सिंह जी जब नर्मदा यात्रा पर निकले थे, तब भी उन्होंने एक के बाद एक सैकड़ों फोटो बताए थे, मध्य प्रदेश की जनता को रूबरू कराया था कि किस तरह से खनन माफिया ने भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में मां नर्मदा का सीना छलनी कर दिया है। एक फोटो में तो उन्होंने ये भी बताया था कि जो मां नर्मदा जीवनदायिनी और पवित्र है, जिसकी हम सब मध्य प्रदेश के लोग पूजन करते हैं, उसके बीचों बीच में किस तरह से अवैध धारों की भट्टियां चलाई जा रही हैं और उन चलाने वालों को भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा संरक्षण। तो जो ट्विटर का फोटो है वो एक प्रतिरूप है, वो बताता है कि मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी हो गई है। ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि ये फोटो मध्य प्रदेश का ही है या नहीं है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये कहने की स्थिति में भी नहीं है कि वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। मृणाल जी, आप जैसा कह रहे थे, आप मृणाल जी जैसा आपने कहा कि मुद्दों पर बात होना चाहिए, तो मुद्दे बहुत है, ट्वीट करना है तो फिर उस तरह का कर दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता। यदि आप बयान भी दे रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि कई बार जुबान फिसल भी जाती, कहना कुछ चाह रहे थे, शायद उनकी मंशा ये नहीं रही होगी सज्जन वर्मा जी की भी, लेकिन वो किल गया और जब कह दिया है तो फिर एक मुद्दा मिल जाएगा। तो अब जब चुनाव का मौका है तो कहीं कुछ गलती, कहीं कुछ चूक तो दिखाई दे रही। मुझे ऐसा लगता है मनोज जी कि व्यर्थ के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा इसलिए बनाने की कोशिश करती है कि सत्ता में रहने के बाद भी उसके पास बताने के लिए अपनी उपलब्धि कुछ नहीं। आप केवल इस हफ्ते नहीं, पिछले हफ्ते नहीं, पिछले महीने नहीं, पिछले 3-4 सालों से दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और पार्टी के नेताओं का कोई भी ट्वीट, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी वक्तव्य देख लीजिए, उसमें कांग्रेस पर आरोप लगाने और नेहरू जी को दोषी ठहराने के अलावा अपनी उपलब्धियों की कहीं कोई बात नहीं थी। अपनी उपलब्धियों की बात वही व्यक्ति और वही सरकार और वही पार्टी नहीं कर सकती जिसके पास वास्तव में उपलब्धियां होती नहीं है। और अब जब नगरीय निकाय का मौका आ गया है, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, चूंकि उनके पास बताने के लिए उपलब्धि कुछ नहीं है, आरोप उन पर बहुत हैं, इस तरह से इसलिए व्यर्थ के मुद्दों को मुद्दा बनाने का प्रयास मध्य प्रदेश की। चलिए दुर्गेश जी, उपलब्धि बता दीजिए। अब उपलब्धि नहीं होती है तो फिर बातें ऐसी हो जाती है। बहुत छोटे चुनाव है पंचायत नगरीय निकाय के, मुझे नहीं लगता कि आम जनता को इन सब चीजों से कुछ लेना देना होगा। वो चाहते हैं कि समय पर पानी मिल जाए, वो चाहते हैं कि समय पर बिजली मिल जाए, जिन सड़क के लिए आपने वादा किया था वो सड़कें पूरी मिल जाए। देखिए मनोज जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो दिग्विजय सिंह जी की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो शायद प्रवक्ता का धर्म निभा रहे होंगे, पर उस समय पे इनका धर्म कहाँ चले गया था जब उमंग श्रृंगार जी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं।
दिग्विजय सिंह जी अवैध, अरे मेरे पास सब ऑन रिकॉर्ड से, आप अभी गूगल पे देख लीजिए मृणाल जी, आप सोशल मीडिया के लोग हैं, आप ट्विटर और फेसबुक चलाना ही जानते हैं, आप वहां पे सर्च करिए, उसमें यह भी आएगा कि अगर मध्य प्रदेश में कोई लुटेरा है तो वह दिग्विजय सिंह जी हैं, वही दिग्विजय सिंह जी हैं, वही दिग्विजय सिंह जी हैं, वही दिग्विजय सिंह जी हैं, ये जो समय पर ये कहते हैं, जो अपने प्रदेश की 8 करोड़ जनता की चिंता नहीं करते हैं, वो अपनी योजनाएं कैसे बनाई जाएं, उनका हित किन योजनाओं से सदेगा, ये योजनाएं हैं, ये दिग्विजय सिंह जी की बात है। पर मुझे लगता है मृणाल जी, आपके समय पे आपने बात रखी, मेरी बात रख दी, फिर बात का आपको मौका देंगे, आप इसे उत्साहित और उत्साह में आके बात न करें। क्यों उस समय आपका धर्म कहां चले गया था प्रवक्ता का, जब उमंग श्रृंगार जी ने आरोप लगाए थे। रही बात आप उपलब्धि की, हम 28 उपचुनाव में उपलब्धियों के साथ जनता के बीच में उतरे और उन 28 उपचुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हमारे पास माननीय मोदी जी का जो विकास का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उसको लेके जनता के बीच में गए। हम प्रदेश की जन कल्याण की योजनाएं, देश की जन कल्याण की योजनाएं केंद्र की जो हैं वो लेके जनता के बीच में गए, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। इसके विपरीत आप सिर्फ आरोप और आलोचना, जो कांग्रेस का धर्म है, जो आजकल जो धर्म है, वो आरोप और आलोचनाओं का धर्म है। एक मिनट, इनकी पूरी बात आ जाती, मैं आपकी बात पे भी आऊंगा। आरोप और आलोचनाओं के धर्म को ये लेके जनता के बीच में गए, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है, जनता ने इनको नकार दिया। आज ये विपक्ष में बैठे हैं, फिर 4 उपचुनाव हुए, इन्होंने फिर राई को पहाड़ के रूप में पेश करने का काम किया, आरोपों का पुल, आलोचनाओं का पुल। इतना सारा काम आप लोग के पास है तो फिर क्यों इन मुद्दों में उलझ जाते? नहीं, इसका एक कारण है कि देखिए, आज देश में जनभावनाएं भी कोई चीज होती हैं। आज मैं विभाजन का जो समय था, जो हमारे परिवारों ने, जो करोड़ों लाखों लोगों ने उस चीज को झेला है, उनकी भावनाओं को आप ऐसे नहीं कुचल सकते हैं जिस तरह से सज्जन जी जिन्ना साहब कह के करना चाहते हैं। ये वही जिन्ना है जिसकी वजह से लाशों की भरी हुई ट्रेनें हिंदुस्तान में प्रवेश की, लाखों लोग इसमें मारे गए, पर ये विश्व का सबसे विभत्स विभाजन था ये। और क्यों जन भावनाओं का कदर हम लोगों को नहीं करना चाहिए, आप ये बताइए हमें मनोज जी, क्यों हम जनता की भावनाओं को हम क्यों नहीं करें? हम तो वो लोग हैं जब चुनाव में जाते हैं और जो संकल्प लेते हैं वो भी हम पूरे करते हैं। ये इस बात का जो तक है। जी आप कुछ बोल रहे हैं? भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जन भावनाओं की और देश की एकता की दुर्गेश जी को और भारतीय जनता पार्टी को इतनी फिक्र है। एक ही अनुरोध करना चाहूंगा, अगर इतनी पीड़ा है हिंदुस्तान के विभाजन की, तो कृपा करके अपने समस्त नेताओं को कहिएगा कि एक बार जो विभाजन की दुखद घटना घट गई है वो दूसरी बार न घटे, इसलिए देश में वापस तोड़ने का काम न करें। अरे कहीं देश को तोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है। आप लोग बाहर आ जाइए, कभी पॉजिटिव पॉलिटिक्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आगे बढ़िए। मृणाल जी, एक अच्छे राजनेता को और एक अच्छे विपक्ष को, अगर आप विपक्ष की सही भूमिका निभाना चाहते हैं तो आप आइए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए, आप मुद्दों की बात करिए, जनता के 8 करोड़ जनता के हितों की चिंता करिए। पर नहीं, आप लोग बाज नहीं आते हो, आपको जिन्ना साहब दिखते हैं, आपको आंध्रा का वो हैंडपंप का फोटो दिखता है। अरे दिग्विजय सिंह जी को जवाब देना चाहिए कि क्यों उमंग श्रृंगार ने, कभी उमंग श्रृंगार की बात पर दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया क्या? कभी दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया क्या उमंग श्रृंगार की बात का? अरे आप बात कर रहे हो व्यर्थ की बातें। अरे हम तो प्रदेश की 8 करोड़ जनता की 365 दिन 24/7 5 साल हम करते हैं इस चीज को। चलिए मृणाल जी, दिनेश जी, सर क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो जैसे जैसे चुनाव का पारा चढ़ेगा तो क्या यही सब चीजें दिखाई देंगे, या जनता बहुत समझदार हो गई है, हर हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का समय है, वो काम और नाम देखना चाहती है, उसकी तरफ जाएंगी पार्टियां? नहीं, पार्टियां जाए ना जाए, जनता, तो मैंने कहा ना कि वो जो वोटर है उसे पता है कि उसे अपने यहाँ महापौर किसे चुनना है, पार्षद किसे चुनना है, सरपंच किसे बनाना है, उसको इन मुद्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि उसको लगता होगा कि सज्जन वर्मा का बयान गलत है तो सज्जन वर्मा के चुनाव में उसका असर दिखाई देगा आपको, या कांग्रेस पार्टी की नीतियां खराब होंगी, या वो पानी नहीं दे सकते होंगे, उनको लगता होगा कि ये
जो है नगरीय निकाय नहीं चला सकते, तो फिर हम देखेंगे इतने सालों तो भारतीय जनता पार्टी की बहुमत रहा ही है ना नगरीय निकायों में, तो फिर ये एक बार होगा। तो ये मुद्दे लोकलाइज चुनाव में नहीं होते, जैसा मैंने पहले भी कहा जी। ये मुद्दे जब बड़े चुनाव होते हैं तो बड़े मुद्दे के तौर पर होता है। जैसे यदि अब लोकसभा का चुनाव होगा तो वहाँ एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में कई बार ये मुद्दा जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन जब हम जितने निचले स्तर पर जाएंगे तो फिर उतने चुनाव में उतने इफेक्टिव नहीं रहते और वहाँ फिर स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये तमाम तरह की चीज़ें जनता नहीं देखना चाहेगी। जनता यही चाहेगी कि आप हमारे मुद्दों पर बात कीजिए, हमारा काम कीजिए, गांव की बात गांव में होगी, शहर की बात शहर में होगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, दुर्गेश जी, मृणाल जी और दिनेश जी। लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पंचायत के चुनाव सामने है, नगरीय निकाय की तारीख भी कुछ दिन में घोषित हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बयानों का जो दौर चल पड़ा है उससे लगता है कि फिर वही बयानों के जरिए पार्टियां अपने अपने रास्ता ढूंढना चाहेगी। लेकिन जनता को इन सबसे कुछ नहीं लेना देना। वो चाहते हैं कि जो वादे आप करते हैं उन वादों पर आप आगे बढ़िए। जिस वादे को लेकर आप हमारे बीच आए हैं उसको आगे बढ़ाइए तो बेहतर होगा। आगे देखिए अफसरनामा में बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल से सीधी बात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।